हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज बिजनेस सर्विसेज के कॉन्सेप्ट्स। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं सर्विसेज। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किसी भी गुड्स का, किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने ये पेन जो है आप इसी का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उड़ीसा के किसी एक जिले में, ठीक, जहां से आप लगभग 700 किलोमीटर दूर बैठे हैं। आपको इस पेन की रिक्वायरमेंट है, जाहिर सी बात है आप वहां तो खरीदने जाने नहीं वाले, आपको अपने प्लेस तक ही पेन चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन सी सर्विसेज हैं जो आपकी इस डिज़ायर को पूरा करेंगी? तो ऐसी अनेकों सर्विसेज हैं जो किसी ना किसी रूप में हमारी डिज़ायर को पूरा करती हैं। जैसे सबसे पहले हम मान के चलते हैं ट्रांसपोर्ट। आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। दूसरा बैंकिंग। अब आप ना तो वहाँ पर इतनी दूर पैसे देने जाने वाले और ना ही वो आपसे पैसे लेने आने वाला, तो कैसे आप एक्सचेंज करेंगे? मनी के थ्रू, बैंक्स के ज़रिए। मीडियम क्या होगा? बैंक होगा। कम्युनिकेशन हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने में तो बहुत सारी जो बिज़नेस सर्विसेज हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो जो बिज़नेस सर्विसेज होती हैं वो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है बिज़नेस के लिए। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकें, उसको मार्केट कर सकें, उसको डिलीवर कर सकें, मनी रिसीव कर सकें, स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकें, कंसल्टेंसी प्रोग्राम्स के ज़रिए वो कस्टमर तक पहुंच सकें या कस्टमर के साथ कंसल्टेंट कर सकें। बहुत सारी जो बिज़नेस सर्विसेज हैं आज की डेट में वो मार्केट में अवेलेबल है। तो कौन कौन सी सर्विसेज मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं? तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम वो बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने पिछले कुछ सालों के सैम्पल पेपर्स या जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो मैंने देखे। तो उनका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल गया। अब ये नहीं पूछा जाता कि इसकी कितनी ब्रांच हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने, इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नहीं, क्या पूछा जाता है कि भाई ये जो बैंक है ना, मैं बताता हूँ उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है। या उसका कोई फंक्शन दे देंगे, उससे पूछ लिया जाएगा कि इसका बताइए। ग्रेशम का लॉ है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या आपके जो कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। जब हम मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक्स में, तब वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे फिर? आज हम बिजनेस सर्विसेज में बैंक का क्या रोल है ना, कितने तरह के बैंक्स होते हैं, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ कि ये हमारे जो वीडियोस हैं ये कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं सभी लोगों को थैंक्स बोल देना चाहता हूँ कि भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोगों का जो फीडबैक मुझे मिलता है यार, वो फीडबैक थोड़ा सा ना आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाला करो, ठीक है। तो जो भी है फीडबैक तो आते ही हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने फीडबैक्स हमें देने के लिए अच्छे, ठीक है। और बाकी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वो मेरे से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस करें कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक है ना। कि भाई अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, जो
इनअप्रोप्रिएट है, कुछ भी है वो आप मुझे बताएं, है ना। तो एक फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए वीडियो क्लास में। चलिए बाकी शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर हम बैंकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला स्लाइड। सबसे पहले बैंक। तो बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें हम मुख्य रूप से जो डिस्कस करेंगे वो बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन तो आप लोगों को पता ही है, 3 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और कम्युनिकेशन जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम जो है जब हम मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक करेंगे ना, तो वहाँ पर हम कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, राइट। वहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, राइट। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस और वेयर हाउस, ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एक छोटा सा आउटलुक मैं आपको देता हूँ, बिजनेस सर्विसेज होती क्या है। बिजनेस सर्विसेज क्या है, दैट सपोर्ट अ बिजनेस, जो बिजनेस को सपोर्ट करता है, लेकिन ये किसी भी तरह की जो टेंजिबल कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस नहीं करता, राइट। ये क्या करता है, ये सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट बिजनेस को एक सपोर्ट देता है ताकि वो अपने बिजनेस को एक अच्छे तरीके से इजी वे में क्या कर सके, रन कर सके, लेकिन ये किसी भी तरह की टेंजिबल कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद बैंकिंग के बारे में। तो इसमें बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग में मेरे ख्याल से ये आपको चार्ट दिख रहा है, थोड़ा ब्लरी होगा, है ना। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में 3 बैंक्स काम करते हैं, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक और डेवलपमेंट बैंक। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक और डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड में 3 तरह के बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन कौन से, कोऑपरेटिव, कमर्शियल और स्मॉल फाइनेंस, राइट। कमर्शियल में 4 तरह के आते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स, जिन्हें RRR भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RRR कहा जाता है। कोऑपरेटिव में 2 तरह के आते हैं, स्टेट और अर्बन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राइट। क्लियर है। इसके बाद जब हम नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में बात करते हैं तो 3 तरह के हैं, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, राइट। क्लियर है ये वाली बात। एक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और एक कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, ठीक है ना, ये बैंक है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक जैसे नाबार्ड हो गया, है ना, हाउसिंग बोर्ड बैंक हो गया, राइट, एग्जिम हो गया, सिडबी हो गया, IFCI बैंक हो गया, मुद्रा बैंक हो गया, ये सारे के सारे क्या है, डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। तो एक बार इनकी स्टडी कर लेना। इनमें आपको क्या क्या स्टडी करना है, एक तो इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा इनके हेडक्वार्टर, तीसरा इनसे रिलेटेड कमेटी। ये 3 चीजें आपने करनी है, ये 3 चीजें आपने करनी है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर और कमेटी, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। तो ये अगर आप कर लेंगे तो इसकी आप एक लिस्ट बना लें कि ये शेड्यूल्ड बैंक है, इसके अंदर ये बैंक आते हैं, और जैसे मान के चलिए शेड्यूल्ड बैंक है तो शेड्यूल्ड बैंक में कमर्शियल बैंक आ गया, आप कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गया, उसमें जो जो मुख्य बैंक है उनकी सूची बना लें, उसका ईयर लिख लें कि जैसे कोई 1979 है मान के चलिए, और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है या कोलकाता में है, कोई भी, और उसके आगे एक कमेटी का नाम लिख लीजिए कि इस कमेटी के तहत इसकी स्थापना हुई। तो आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे आपको रिवाइज करने में क्या होगी, आसानी होगी। क्लियर है, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैंकिंग क्या है,
बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कैश, क्रेडिट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करती है। किसके? इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेस के लिए। ठीक, लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम बैंक का है इन शॉर्ट, इंडिविजुअल के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। बिजनेस को लिक्विडिटी चाहिए, बैंक के पास जाएगा। इंडिविजुअल को लिक्विडिटी चाहिए, बैंक के पास जाएगा। एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, बैंक में जमा कर दो। कम लिक्विडिटी है, बैंक से ले आओ। तो बैंक क्या है? बैंक एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जो लिक्विडिटी मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि इस लिक्विडिटी नीडेड फॉर फैमिलीज एंड बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, यही चीज़ मैंने भी आपको बताई है। तो ये दो चीज़ें हैं, क्लियर है? तो ये बैंकिंग है। अब अगर हम बैंक्स के अंदर क्लासिफिकेशन करें कि बैंक में कितने तरह के बैंक होते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन बैंक्स में कितने तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं वो हम डिस्कस करें। तो एक होता है सेविंग अकाउंट। जनरली जो लोग होते हैं, आम जनता जो होती है, वो सेविंग अकाउंट ओपन करती है, जिसमें छोटी छोटी जो बचतें होती हैं, सेविंग्स होती हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। सेविंग अकाउंट का पर्पज़ ही यही था कि ऐसे लोग जो अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, मान लीजिए एक साधारण सा व्यक्ति है जो 800 रुपये रोज़ कमा रहा है, या 400 रुपये, मान लीजिए साधारण व्यक्ति को 400 रुपये की कैटेगरी में ले आओ, 400 से 500 रुपये कमा रहा है, मान लो 400 रुपये कमा रहा है, और उसका दिन का खर्चा जो है वो 300 रुपये है। कितने रुपये? 300 रुपये। 50 रुपये उसने घर पर रख लिए और 50 रुपये रोज के वो क्या कर रहा है? बैंक में जमा कर देता है। तो 50 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 1500 रुपये हो गए। तो 1500 रुपये उसे बैंक में जमा कर देने हैं, या वो कर देता है। ठीक है, और साल के अंत में जब हम देखते हैं कि साल के अंत में व्यक्ति को कितने रुपए मिल जाते हैं? 18,000 रुपये। तो वो अपनी जो भी नीड है उसको उस समय क्या कर सकता है? पूरी कर सकता है। अगर उसको बीच में भी रिक्वायरमेंट हो, भाई जो व्यक्ति 400 रुपये पर डे कमा रहा है ना, आप समझिए, उसके लिए एक साथ 18,000 रुपये जोड़ना बहुत क्या होता है? बड़ी बात होती है। ठीक है, वैसे सेविंग ये तो एक मिनिमल है, आप इसको बड़े ब्रॉड लेवल पर भी लेकर के जा सकते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें आपको रिटर्न के फॉर्म में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब ही, अच्छा अगर कोई मेरे से पूछेगा, अब आप पूछेंगे कि सर इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो देखिए सबका अलग अलग रेट है, और 2.6 से लगभग 6% तक मान के चलिए, वैसे 6 से कम ही है, 2.6 से 5% तक का जो सेविंग अकाउंट पर है वो इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। क्लियर है ये वाली बात? आई होप सेविंग अकाउंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट जो होता है वो व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है। किसके द्वारा खोला जाता है? व्यापारियों के द्वारा। व्यापारियों के द्वारा क्यों खोला जाता है? वो सेविंग अकाउंट क्यों नहीं खोल सकते? उसका कारण बताता हूँ। एक जो व्यापारी होता है, एक जो बिजनेसमैन होता है, दे हैव मल्टीपल कॉन्ट्रा एंट्रीज, राइट? दे हैव टू डिपॉजिट द मनी इन नंबर ऑफ टाइम्स और विड्रॉ द सेम इन नंबर्स ऑफ टाइम एवरी डे, राइट? इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को हर रोज बहुत सारी बार पैसा निकालना भी पड़ता है, और बहुत सारी बार क्या करना पड़ता है? पैसा जमा भी करना पड़ता है, और बहुत सारी उसकी कॉन्ट्रा एंट्रीज भी होती है। तो ऐसे में बैंक क्या करते हैं? बैंक ऐसे ग्राहकों से, माने ऐसे जो करंट अकाउंट्स होते हैं, उन लोगों से एक फीस चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? एक फीस चार्ज करता है। या अब शायद अब तो बैंक क्या कहते हैं कि आपका जो करंट अकाउंट है उसके मेंटेनेंस के लिए 2.5% का भी इंटरेस्ट चार्ज करने लगा है ना? बात समझ में आ रही है ये वाली? क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिस बैंक में मल्टीपल ट्रांजैक्शन की जाती है उसको क्या कहा जाता है? करंट अकाउंट। इसको डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्यों कहा जाता है? कहाँ लिखा है? मैंने लिखा तो तब यार, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्यों होता है कि जब आप डिमांड करेंगे आपको उसी वक्त क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा, और जब आप डिमांड करेंगे उसी वक्त पैसा जमा कर दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर सेविंग अकाउंट में भी तो जब हम चाहे पैसा निकाल सकते हैं, और जब पैसा चाहे जब हम चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपकी उसमें लिमिट है। जैसे एटीएम से आप महीने में 3 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको मतलब चार्ज देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, यस और नो?
है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंडीशन लिमिटेड है कि भाई आप महीने में 3 ही बार निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी डिमांड 5 बार की हो रही है तो मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा ना। तो ऐसे ही तो इसका मतलब है कि वो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट तो है लेकिन वो पूरी तरह से डिमांड डिपॉजिट नहीं है। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कौन सा हुआ? करंट अकाउंट, जिसमें आप 1 बार चाहो, 3 बार चाहो, 10 बार चाहो, 15 बार चाहो, 100 बार चाहो, 1000 बार चाहो, जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसीलिए करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। एक होता है आरडी अकाउंट, आरडी को रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए मेरे बैंक में एक खाता है, सेविंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है। अब सेविंग अकाउंट, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं। अब छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। अब मंथ के लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे अकाउंट का बैलेंस तो नील होता चला जा रहा है, और फिर हमें क्या हुआ, हमें अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ी तो हमारे बैंक अकाउंट तो नील है। तो ऐसे में बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि साहब आप इस सेविंग पर एक रिक्योर आरडी अकाउंट ओपन कर लो। क्या कर लो? एक आरडी अकाउंट ओपन कर लो। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी सेविंग में से, माने जैसे भी हमने कहा कि भाई आप 50 रुपये सेव कर रहे हो, है ना, ये इनिशियली उदाहरण है केवल, आप 50 रुपये पर डे का सेव कर रहे हो, मतलब कुल मिलाकर के पर डे पर मंथ कितना हो गया? 1500 रुपये, है ना। तो इन 1500 रुपये में से 500 रुपये आपने किस में डाल दिए? बोलो किस में डाल दिए? आरडी में डाल दिए। अब सेविंग अकाउंट में कितने बचे? 1000 रुपये बचे। ये सुनो से सुनो, राइट। आपने 1500 रुपये कर रहे हो, 500 किस में डाल दिया आपने? आरडी में। सेविंग में कितने डाल दिए? 1000 रुपये। अब जो आरडी अकाउंट, अब ये जो है, ये जब आपका मन करेगा, ये आपको डायरेक्टली शो नहीं होंगे, ये रहेंगे आपके अकाउंट में ही, लेकिन ये आपकी सेफ साइड में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपके अकाउंट में बैलेंस जो दिखाया जाएगा वो 1000 रुपये दिखाया जाएगा, और आप इसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे? खर्च करोगे। अब आपको 4, 5, 6 महीने बाद क्या हुआ? अचानक से 2-2,500 रुपये की जरूरत पड़ी। तो अब मैंने बैंक अकाउंट देखा कि यार मैं 500 रुपये हर महीने जमा कर रहा था और 6 महीने के मेरे हो गए 3000 रुपये। तो अब मुझे इसमें से 2000 रुपये निकालने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इस पर इजीली क्या कर सकता हूँ? इसको सेव करके रख सकता हूँ। तो ये कहलाता है आरडी अकाउंट। इसकी जो रेंज होती है वो 6 महीने से लेकर के 10 साल तक होती है। कितने साल तक होती है? 10 साल तक। समझते हैं ये क्या करता है? ये कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ देयर चॉइस ईच मंथ, राइट। और इसका जो टेन्योर होता है वो 6 महीने से 10 महीने तक होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम फिक्स डिपॉजिट की। ये तो आपने एक बात सुना ही होगा, फिक्स डिपॉजिट। ये क्या होता है? ये लमसम डिपॉजिट होता है। लमसम का मतलब क्या होता है कि आप एक ही बार में 5 के मल्टीपल में पैसा जमा कर लेते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30, 35, राइट। वैसे इसका जो एक टेन्योर होता है, इसका जो टेन्योर होता है वो 6 महीने से शुरू होता है। उसके बाद आप कभी तक के लिए भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 3.5, 4.5, 5, 10, 15 कितने साल के लिए भी आप उसको क्या कर सकते हो? डिपॉजिट कर सकते हो। और इस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो इसमें फिक्स्ड अमाउंट क्या होती है? फिक्स कर दी जाती है, और उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो कि सबसे ज़्यादा होता है, लगभग अगर देखा जाए तो 6 to 7.5% लगभग तक अभी जो है इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके बाद बात हम करते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या है? ये आपका सेविंग अकाउंट प्लस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का एक मिला जुला रूप है ना। ये क्या है? ये सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का एक मिला जुला रूप है। इसमें क्या होता है? इसमें आप एक लिमिट लगा देते हो। क्या लगा देते हो? एक लिमिट लगा देते हो कि भाई जैसे मैंने कहा कि 65,000 पर लिमिट लगा दो। अब मेरे अकाउंट में जैसे ही 65 प्लस एक्सीड होंगे, दे विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इज इट क्लियर? और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है इस वाली अमाउंट पर, वो फिक्स रेट के अकॉर्डिंग मिलता है, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके रेट पर मिलेगा? सेविंग। तो एक ही अकाउंट में व्यक्ति को डबल बेनिफिट होते हैं। अब अगर कोई ये सोचे कि भाई मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है, तो जो आपका सेविंग अकाउंट है, जो आपका सेविंग अकाउंट है,
बैंक में जाकर के एक फॉर्म फिल करने के बाद आप उसे किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर है? ये 5 तरह के जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट कहीं रह जाता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, आज की डेट में बैंक क्या नहीं करता है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, आपके एक्सपेंसेस पे करता है, आपको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराता है, आपके प्रीमियम्स फिल करता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल फिल करता है, आपके एज अ मीडिएटर सिक्योरिटी एक्सचेंज में एज अ मीडिएटर काम करता है। देयर आर अ मल्टीपल वर्क्स राइट जो बैंक आपके लिए क्या करता है, परफॉर्म करता है, और उन सब के बदले बैंक आपसे चार्ज भी करता है। तो क्या क्या है, आप अगर कोई स्विच करना चाहते हैं, है ना, कोर बैंकिंग सिस्टम है, CRM है, बैंकिंग सिस्टम कोई भी है, IDM है, पेमेंट्स हैं किसी भी तरह के, बैंक टेलर है, चैटबॉट है, पेमेंट एजेंट है, मोबाइल बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, कियोस्क है, ATM है, राइट, क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो बैंक्स क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं। इनको मैंने इंडिविजुअली अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करा, क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधी सी चीज़ें केवल एक यही है कि बैंक किस तरह की या कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो लगभग बैंक सभी बैंकिंग सर्विसेज, जो भी सभी तरह की सर्विसेज हैं, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी, एक्सचेंज और बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट, हर तरह की फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़, राइट, और मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज़, राइट, एज अ ब्रोकर का काम करते हैं शेयर मार्केट में, है ना, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है। इसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस की। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको एक तरीके से थोड़ा करने की कोशिश की है। तो अगर हम बात करें तो बैंकिंग के बेसिकली 3 फंक्शन हैं। सबसे पहले बैंक का काम क्या, डिपॉजिट लेना और लोन देना, यही काम है। तो बैंक किस किस रूप में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के रूप में क्या लेता है, पैसा लेता है और उसके बदले इंटरेस्ट पे करता है। दूसरा क्या है कि बैंक हाउस लोन, कार लोन, ओवरड्राफ्ट, है ना, अधिविकर्ष जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधिविकर्ष जिसे कहा जाता है, के रूप में पैसा देता है पब्लिक और फर्म्स को, और उसके बदले क्या करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम हो गई। परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, टैक्स कलेक्ट करता है ना, शेयर्स को सेल्स करता है, परचेज करता है, और इन सब के बदले बैंक कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगर शेयर जो बैंक है वो एज अ ब्रोकर काम कर रहा है और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कर रहा है, तो वो कमीशन रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, या क्या, या सैलरी रिसीव करेगा, तो वो कमीशन इनकम रिसीव करता है, राइट, एज अ एजेंट, क्योंकि बैंक यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बैंक यहाँ पर एज अ एजेंट काम कर रहा है। क्लियर है ये वाली बात? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जो सेंट्रल बैंक है RBI, उसके जो फंक्शंस हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये करेंसी इशू करता है। क्या करता है? करेंसी इशू करता है, राइट। मॉनेटरी अथॉरिटी है इसके पास, है ना। कौन सी अथॉरिटी है? मॉनेटरी अथॉरिटी है ना। रेगुलेटरी ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, जो भी हमारे पेमेंट और सेटलमेंट होते हैं उनको रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है, सारा का सारा जो रिजर्व है वो RBI ही मेंटेन करता है ना। और डिटेक्ट फेक करेंसी को डिटेक्ट करता है, लोगों को अवेयर करता रहता है कि भाई टाइम पर कि ये आप कोई भी फेक करेंसी को इस तरह से पहचान सकते हैं, और जो फेक करेंसीज यूज़ करते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। गवर्नमेंट का बैंकर है, अगर गवर्नमेंट को इनिशियली सबसे पहले कहीं पर भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सबसे पहले RBI के पास जाती है। डेवलपमेंट फंक्शंस, अभी जैसे रिसेंट में महंगाई जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो बैंक ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ को क्या करा, इमर्ज करा, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और अभी RBI की मीटिंग हुई थी, तो RBI की मीटिंग में जो मिनट्स थे उसमें ये कहा भी गया था कि भाई हमने जो कदम उठाए हैं अभी वो उस लेवल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा और समय जो है वो लगेगा उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक चीज़ है। जितने भी हमारे कमर्शियल और या इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं उनकी लास्ट रिजोर्ट है, उनको फाइट पहले, जैसे मान के चलिए SBI को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या करा, दूसरी ब्रांच से संपर्क करा कि भाई आप पैसा भेज दो, वहाँ पर भी पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो PNB से ले लेते हैं, PNB पे भी पैसा नहीं है।
तो वो क्या करेंगे, वो फिर फाइनली आरबीआई के पास जाएंगे कि साहब हमें इतना पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो आरबीआई उस रिक्वायरमेंट को क्या करता है, पूरा करता है। उसके बाद अगर आरबीआई ने मना कर दिया देन दे वुड नॉट हैव एनी होप, राइट। उनके पास कोई भी दूसरी होप नहीं है। वैसे आरबीआई मना करता नहीं है और ऐसी कोई खास ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि इनका रेगुलेटरी फंक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक एक चीज़ को बैलेंस्ड करके ये लोग करके चलते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद और आ रही है कि जो बैंकिंग पॉलिसीज़ हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो बैंकिंग पॉलिसीज़ हो गई, स्ट्रेटजीज़ हो गई, और आपकी कमीशंस हो गए, कमिटीज़ हो गई, राइट, और आपका ग्रेशम लॉ हो गया। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब हम टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट, लेकिन वो हम करेंगे मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि वहीं से ये सारे टॉपिक्स जो है मर्ज हो रहे हैं। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बैंकिंग को एक इनिशियली कि भाई बैंक क्या है, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस ये रेगुलेट करते हैं, केवल इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। हालांकि ये चीज़ें वहाँ पर भी आएंगी, लेकिन सारा कुछ हम एक साथ नहीं करेंगे। देखो, अगर मैं सारा बैंक एक बहुत ब्रॉड टर्म है, राइट, उसको अगर मैं एक्सप्लेन करने पर आया या उसको अगर हम पढ़ने लगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके इतिहास से लेकर के आज तक में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, एक्ट्स हैं, कमेटीज़ हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो है इंटरफेरेंसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप समझ रहे हो ना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होगा, माइंड पजल होगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम ब्रेक करके करेंगे, जैसे अभी हमने क्या करा, हमने बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा जाना। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे, आपके नोट्स बन गए होंगे जो आप बना लोगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे की सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, और जो कुछ रह जाएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बात मान करके चलिए कि आपका टॉपिक कोई नहीं रहेगा, एक एक टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ और एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, एडवांस लेवल पर ही कराया जाएगा, ठीक है। कुछ भी एक कोई फॉर्मेलिटी, देखो फॉर्मेलिटी बेस्ड नहीं होती हैं चीज़ें, है ना। मैं फॉर्मेलिटीज़ पर कभी बिलीव नहीं करता। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई चीज़ करा रहे हो तो उसको 100% दो, 100% उसको कराओ, और अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो यार उसको नहीं ही करो। तो ये वाली एक चीज़ मेरे अंदर है। तो आपको जो भी यूट्यूब पर मिलेगा वो पूरा 100% मिलेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी पीजीटी से पहले आपका सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस बार तो डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट करा के ही रहेंगे। केवीएस का भी उम्मीद था कि केवीएस का भी करा दिया जाएगा, बट उसका एग्ज़ाम ही इतनी जल्दी हो गया था तो उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। खैर जो हुआ वो हुआ। बाकी अब आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो पूरा प्रयास है, प्रयास नहीं 100% है। मैं आपका टीजीटी पीजीटी का सिलेबस 101% कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पर ही कराऊंगा, बिना किसी चार्जेस, एडिशनल फीस, बिना किसी चीज़ के। बस आपसे एक ही गुजारिश है, एक ही निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ कनेक्ट हो सके और मुझे भी पढ़ाने में क्या हो सके, मज़ा आ सके। अब बच्चे इतने से हैं तो लाइव आने का भी मन नहीं करता है। हालांकि लाइव का ऑप्शन है, बट फिर भी लाइव आने का मन ही नहीं करता है कि यार 2-4 बच्चे हैं वो देखेंगे, वो मज़ा नहीं आने का, फिर वो मोटिवेशन नहीं आ पाने का। सो बेटर इज इट की रिकॉर्डिंग करो और डाल दो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट कीजिए, ठीक है, तभी पढ़ने में मज़ा आता है, राइट। चलिए, बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। कोई भी डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम है तो आप मेल कर सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना प्यार यूँ ही बनाते रहिए। जय हिंद।